अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। तख्ते लाहौर में बड़ी तब्दीली की चमगोइयां, काफ लीग अपना उम्मीदवार सामने ले आई। तब्दीली की सूरत में परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। काफ लीग के हंगामी इजलास में हंगामा खेजी, वादे पूरे हुए और न ही मुशावरत की जाती है। काफ लीगी बड़ों के हुकूमत से शिकवे, क्या उस्मान बुजदार को हटाने का फैसला कर लिया गया है? ये सवाल आज के दस्तक पे उठाएंगे। एजुकेशनल लॉकडाउन का 5वां महीना, मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर। वालिदैन, तलबा और असातिज़ा सभी सरापा एहतजाज। मार्केट्स, पार्क, बाजार खुल गए। तालीमी इदारों को खोलने में हिचकिचाहट क्यों है? क्या तालीमी इदारों के लिए SOPs तैयार नहीं किए जा सकते? और फिर यौम शोहदाए पुलिस के जवानों का मयार जिंदगी कब बेहतर होगा? कोरोना वायरस के दौरान पुलिस एहलकार की शहादत, क्या इन फ्रंट लाइनर्स को शोहदा पैकेज भी मिल पाएगा? और प्रोग्राम में तस्करा करेंगे एक कौमी हीरो का जिसने तारीख रकम कर दी। अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले एक इंसान अपने ज़हन में वो तस्वर करता है कि वो जा किधर रहा है। 9 साल की उम्र से फैसला किया क्रिकेटर बनना है, तस्वर करता था टेस्ट क्रिकेटर बनना, फिर एक जद्दोजहद की उसके लिए, फिर अल्लाह ने वो पहुंचाया, फिर जो भी मंजिल, ऑलराउंडर दुनिया का बेस्ट बनना है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, नमल यूनिवर्सिटी बनाना है, तहरीक इंसाफ को एक दिन इस मुल्क की क़यादत पे लेके आना है। ये सारा पहला इंसान ज़हन में सोचता है। जब से हम पैदा हुए हैं हम कश्मीर का सुनते आए हैं और उम्मीद लगाई लोगों ने कि ये इनको कब इंसाफ मिलेगा, कब इनको हक मिलेगा और कब कश्मीर पाकिस्तान के साथ आएगा। इंशाअल्लाह ये जो मैप है ये एक पहला कदम है और हम पूरी पॉलिटिकल जद्दोजहद करेंगे। किसी भी मंजिल के तयन की इब्तिदा एक ख्वाब से होती है, फिर इंसान अपनी जद्दोजहद के जरिए इस ख्वाब में रंग भरने की कोशिश करता है। अगर जद्दोजहद में खुलूस हो, नेक नियति हो, मंजिल तक पहुंचने की लगन हो तो इंसान इसकी ताबीर जरूर पा लेता है। ख्वाब से ताबीर तक के सफर में इंसान की जद्दोजहद और लगन ही उसके साथ होती है, शामिल सफर होती है। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की सूरत में एक नई रियासत की तामीर का ख्वाब देखा, जिसमें कायदे आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग ने जद्दोजहद की, इसमें रंग भरने के, और बिलाखिर अल्लामा इकबाल का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो सका। इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी ख्वाब देखते रहे हैं और उनकी ताबीर के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी। बिलाखिर उन्होंने अपने हर ख्वाब की ताबीर भी पाई, खुशकिस्मती से। गली के क्रिकेट से आलमी क्रिकेट की बादशाहत तक का सफर हो, कैंसर के मरीजों के लिए शौकत खानम अस्पताल की तामीर का मिशन हो, चंद अफराद से शुरू की जाने वाली सियासी जमात से लेकर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सफर वज़ीर आज़म के इन्हीं ख्वाबों की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारत ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर शब खून मारा, कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला शुरू किया। उस वक्त से जहां पूरी कौम कश्मीरियों की जद्दोजहद के लिए सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है, इस जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करते हुए इसे आलमी फोरम पर उजागर कर रही है, वही गुज़श्ता 1 साल के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम आलम के सामने कश्मीर का मुकदमा एक बेहतरीन अंदाज में पेश किया है, खुद को कश्मीर का वकील बनाकर पेश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम दुनिया को कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी से रोशनास भी कराया है। भारतीय इक़दामात का 1 साल मुकम्मल होने पर आज वज़ीर आज़म ने एक और बड़ा और तारीखी इक़दाम उठाया है। आज वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के सियासी नक्शे की मंजूरी दे दी है। इस नक्शे में मुल्क के 4 सूबे शामिल हैं। माजी के कबायली इलाकों की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम होने की कोशिश भी है, काविश है। नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। नक्शे में भारतीय तसल्लुत में मौजूद पाकिस्तानी हिस्से यानी मकबूजा कश्मीर की भी निशानदेही की गई है। वज़ीर आज़म के मुताबिक ये नक्शा भी उनका एक ख्वाब है और वो इस ख्वाब की ताबीर के लिए अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यकीनन वज़ीर आज़म अपनी सियासी जद्दोजहद में ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं और वो वक्त भी दूर नहीं है कि जब अहले पाकिस्तान अपनी मंजिल यानी श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे और यकीनन कश्मीरी भी सुख का सांस ले पाएंगे। अब जब कौमी सलामती का मामला आता है तो तमाम तर सियासी जमातें एक हो जाती हैं और तमाम सियासी जमातों ने आज भी कुछ इसी रवैये का मुजाहिरा किया है। यकीनन कौमी सलामती के मामले पर पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जहां मुल्की सियासत की बात आती है तो यकीनन मुल्की सियासत में कुछ दरारें मौजूद हैं। यकीनन ऑपोजिशन और हुकूमत सेम पेज पर नहीं है, टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब की सियासत में भी चहमगोइयां जारी हैं। ईद उल अजहा बड़ी क्रूशल करार दी जा रही थी कि ईद उल अजहा के बाद सियासत में तेजी आ जाएगी। अब ईद उल अजहा इख्तिताम पजीर हो गई है। ईद के बाद एक बार फिर सियासी दर्जा हरारत में इजाफा दिखाई दे रहा है। ईद से कबल मुल्क की सियासत का मरकज शहर लाहौर था। हमने देखा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में डेरे लगाए रखे। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान भी लाहौर पहुंचे, हंगामी दौरा किया। दोनों रहनुमाओं ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ऑपोजिशन जमातों ने
आइंदा की स्ट्रैटेजी, आइंदा की हिकमत अमली तैयार की। अपोजिशन जमातें माजी में मुल्क में तब्दीली के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करती रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हामी रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था कि तहरीक अदम एतमाद हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से लाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून कह रही थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। एक इत्तेहादी छोड़ चुके हैं, PMLQ भी कह रही है, MKM भी नाला है। सो अवामी दबाव और अवामी जो इस वक्त इर्ताश है, उसके नतीजे में लोग इनसे नाला होंगे और इस प्रेशर में इनके इत्तेहादी इनका साथ छोड़ेंगे, इनके अपने लोग इनका साथ छोड़ेंगे और ये हुकूमत अपने वजन से गिरेगी। यही बात तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। हुकूमत अपने वजन से गिरेगी, इत्तेहादी साथ छोड़ जाएंगे। ऑपोजिशन का कुछ इस तरह का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऐसा मौक़िफ़ रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की वफाक की बजाय पंजाब में डेरों ने ईद से कबल भी हुकूमत के लिए खदशात जरूर खड़े किए थे, लेकिन आज ये खदशात दुरुस्त साबित होते दिखाई दे रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में मुस्लिम लीग काफ का इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, अरकान कौमी असम्बली मोनिस इलाही, सालिक हुसैन, हुसैन इलाही और शाफी हुसैन शरीक हुए। इजलास में हुकूमत से इत्तेहाद और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। अहम सियासी उमूर पर मुशावरत हुई, तजावीज़ भी दी गई। शुरका ने राय पेश करते हुए कहा कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाया गया तो परवेज इलाही को उम्मीदवार होना चाहिए। बतौर वजीर आला अपना उम्मीदवार काफ लीग सामने आएगी और वो उम्मीदवार परवेज इलाही होंगे। जबकि ये गुफ्तगू भी हुई कि हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, लेकिन कोई मशवरा नहीं किया जाता है, ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता जब कोई काम होने जा रहा होता है। हुकूमत कोई भी कदम उठाए हमसे राब्ता ही नहीं करती है। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। माजी में भी काफ लीग को हुकूमत से शिकायत रही हैं। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ माजी में भी इत्तेहादी रही हैं। आम इंतखाबात 2018 से कबल दोनों सियासी जमातों के दरमियान मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे के तहत इंतखाबात में कामयाबी के बाद दोनों सियासी जमातों के दरमियान तसलसल के साथ मुशावरत होगी, जिसके नतीजे में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत कोई भी पॉलिसी तैयार करने से कबल मुस्लिम लीग काफ से मुशावरत करेगी, मुस्लिम लीग काफ को ऑन बोर्ड लेगी। हुकूमत मुस्लिम लीग काफ को इख्तियारात में मुसावी हिस्सा देगी, जिसके तहत वफाक और पंजाब में काफ लीग को 2-2 वजारतें दी जाएंगी। इसी तरह सूबाई और जिलाई सतह पर बनने वाली इंतजामी कमेटियों में भी मुस्लिम लीग काफ को शामिल किया जाएगा। हुकूमत मुस्लिम लीग काफ के मेंबरान एक कौमी और सूबाई असम्बली को तरक्याती फंड जारी करने की पाबंद होगी। इसी तरह उनके तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए भी फौरी इकदाम किए जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ को हुकूमत से शिकवा रहा है कि इससे किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया। जो एजेंडा था, जिस एजेंडे पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद में शामिल हुई थी, वो मुकम्मल नहीं हो रहा है। वफाक में सिर्फ तारिक बशीर चीमा को वजारत दी गई है, जबकि माजी में मुतादिद बार काफ लीग ने मोनिस इलाही को वजारत देने का मुतालबा किया। इसी तरह पंजाब में 2 वजारतें दी गई, लेकिन इन 2 वजारतों के सेक्रेटरीज को 3 से 4 बार तब्दील किया गया है, जिससे वजारत अमलन गैर फाल है। इसी वजह से काफ लीग के एक वजीर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। माजी में मुस्लिम लीग काफ और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की खबरें सामने आती रही हैं। क्या अब वजीर आला और इत्तेहादियों के दरमियान कोई खलीज हायल हो गई है? यकीनन ये मामला बड़ा अहम है, क्योंकि माजी में जो कुछ होता रहा, माजी में वजीर आला पंजाब से मुताल्लिक काफ लीग क्या कहती रही, पावर सेंटर से मुताल्लिक क्या राय रखती रही, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही मगर इन्हें बहाल करना पड़ेगा। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर में कंट्रोल मेहरबानी करें, अपने आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसने ना चलने दें। माजी में जब भी इत्तेहादियों में कोई नाराजगी का तासुर होता था तो जहांगीर तरीन मर्द बहरान बनकर सामने आते थे, मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते थे, उसको रिजॉल्व करते थे। लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में अब ये मामला कैसे हल होंगे? सवाल ये भी पैदा होता है कि मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत के दरमियान अब की बार सालिस कौन बनेगा, मीडिएटर कौन होगा? इन्हीं सवालों का जवाब सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाइच ने अपने कॉलम में भी किया है। सीनियर सहाफी ने अपने कॉलम वालिदा मोहतरमा बनाम वजीर आजम में जहां अफसानवी अंदाज में कई अहम बातें की हैं, वहीं उन्होंने तब्दीली के इम्कान के बारे में भी लिखा है। उन्होंने अपने कॉलम में वजीर आजम की वालदा का तमसीली खत शामिल किया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि दुनिया से जो भी आ रहा है वो कहता है कि तुम्हारे बेटे की टीम ठीक नहीं है। ये वालिदा मोहतरमा का खत है बनाम वजीर आजम पाकिस्तान। दुनिया से जो भी आता है वो कहता है कि तुम्हारे बेटे की टीम ठीक नहीं है, खासकर पंजाब का जिक्र किया जाता है। मुझे इल्म है कि तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है, तुमने तो खालाजाद भाई माजिद खान को टीम से फारिग कर दिया था, हालांकि उनके हम पर बड़े एहसानात थे। तुमने इकरामुल्लाह के भतीजों हफीजुल्लाह न्याजी और इनामुल्लाह न्याजी को फारिग करने में भी देर नहीं लगाई। ऐसे में तुम्हारी क्या मजबूरी बन गई है कि तुमने अपना सारा विरसा, सारी सियासत और अपना सारा वजन एक ही शख्स के पलड़े में डाल रखा है? याद रखो, इंसान हर बात में ठीक नहीं होता। तुमने मंसूर अख्तर के बारे में भी ऐसे ही जिद की थी, उस पर कितना जोर लगाया था, मगर उसने ना चलना था और वो ना चला। अब भी अपनी टीम पर नजरसानी करो, सियासी और समाजी इस्लाहात लाओ, इंसाफ को सस्ता
और मेरिट को लागू करो, शुगर, गंदम, अद्वियात और दीगर माफिया से अवाम को छुटकारा दिलाओ। अब सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने बहुत तल्ख बातें निहायत ही शीरी अंदाज में कह दी है, मगर सवाल तो ये उठता है कि वजीर आजम पंजाब में गवर्नेंस की नाकामी पर खामोश क्यों है। जहां वजीर आजम पंजाब में गवर्नेंस की नाकामी पर खामोश हैं, वही ऑपोजिशन जमातें भी खामोश दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अवाम की नजरें जहां हुकूमत पर लगी हुई हैं, वहीं ऑपोजिशन जमातों की जानिब भी है, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से भी कोई मूव नहीं चल रही है। ऑपोजिशन कोई भी तहरीक बनाने में नाकाम क्यों है, इस बात का जवाब खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने हमारे प्रोग्राम में दिया। वो क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। 1/3 से आप मूव कर सकते हैं, वो नंबर तो हमारे पास हैं। अब बात यह है कि क्या तहरीक अदम एतमाद का जो निज़ाम है उसके तहत अब तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कर सकते हैं। नहीं, मेरा इसमें ज़ाती ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने 172 मेंबर प्रोड्यूस करने होते हैं असेंबली में। यहाँ जो हुकूमत है वो नैब को भी इस्तेमाल कर रही है, आज वो पुलिस को भी इस्तेमाल कर रही है, वो मेंबर उठाकर ले जाएगी तो तहरीक अदम एतमाद वहीं रह जाएगी। जो 1989 की तहरीक एतमाद थी उसमें भी यही हुआ था। यानी ऑपोजिशन भी किसी तहरीक अदम एतमाद के मूड में नहीं बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही, और इस वक्त उसका सारी की सारी तवज्जो खुद हुकूमत के ऊपर है। हुकूमत अपने वजन पर जाएगी या फिर इत्तेहादी जो है वो हुकूमत के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, और यही हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो पंजाब में बड़ी अहम इत्तेहादी है, वो इस वक्त तेवर दिखा रही है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब से राब्ते की कोशिश की। उन्होंने कमिट किया कि वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, लेकिन कमिटमेंट के बाद भी वो प्रोग्राम में नहीं आए हैं। बारकैफ हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मौक़िफ़ शामिल किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी आम इत्तेहादी है, और हमने देखा है कि जब जब इत्तेहादी रूठते हैं तो जहांगीर खान तरीन उन्हें मनाने के लिए पहुंच जाते थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ बात करते थे, उन्हें राजी करते थे। लेकिन अब तो जहांगीर खान तरीन भी नहीं है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक बार फिर तेवर दिखा रही है। होगा क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कोलिशंस गवर्नमेंट होती है, बाज़ औक़ात छोटे छोटे डेमोक्रेटिक इश्यूज चलते रहते हैं। फिल वक्त पंजाब में किसी नौयत का कोई इशू नहीं है। आप जहांगीर तरीन साहब की बात फरमा रहे थे, माजी में यकीनन जब भी कोई सिलसिला पड़ना तो सारे दो जमातें। लेकिन उससे पहले मैं आपको रुकूंगा ना कुरैशी साहब, आप कह रहे हैं कि पंजाब में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। क्या गंदम बहरान पंजाब से सर नहीं उठाता है? क्या चीनी बहरान पंजाब से सर नहीं उठाता है? क्या अफसरान के जो तकर्रुर तबादले होते हैं, कितने आईजीज तब्दील होते हैं, कितने चीफ सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए जाते हैं, सिंध की फुटेज दिखाई जाती है, लेकिन लाहौर शहर के अंदर जो पंजाब का दारुल हुकूमत है, वहां पर बारिश के बाद क्या सूरत हाल होती है, क्या मंजर दिखाई देता है, वो भी सबके सामने। आप कह रहे हैं पंजाब के अंदर इशू ही कोई नहीं है सर? क्या बैड गवर्नेंस और डिलीवरेंस बहुत बड़ा इशू नहीं है पंजाब का? अच्छा, आज अब आपने कमाल जब्त का मुजाहरा करना जैसे आप बोलते हुए फरमाते हैं। मैं समझता हूं कोई भी चीज पंजाब में ना तो खुदा न खास्ता आइन से हटकर हुई है। अगर तकर्रुर और तबादले होते हैं, ये चीफ मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, और बहुत सारी प्लेसमेंट इस तरह की होती हैं जो गुड गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए की जाती है। ये कोई ऐसी को काबिल एतराज बात नहीं है। पंजाब में आज भी तीनों सूबों से, मैं इवन केपी से भी कहूंगा कि हालात बहुत बेहतर है, चीजें स्मूथली जा रही हैं। अभी आपने पानी का जिक्र किया, मेरे भाई सिंध से और कराची से अगर पंजाब का कंपैरिजन करते हैं तो यकीन करें ये कंपैरिजन नहीं है, ये मजाक उड़ाने वाली बात है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लाहौर का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लाहौर जैसे 5 शहर मिलते हैं तो शायद कराची बनता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कप्तान के खिलाड़ी क्रिकेटिंग टर्म्स में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो मैं क्रिकेट की इस्तिलाह में समझाने की कोशिश करता हूं। जब एक प्लेयर नाकाम हो जाता है तो फिर ही दूसरा प्लेयर लाया जाता है ना। ये तो नहीं हो सकता कोई सेंचुरी स्कोर करे तो उसे उठाकर तब्दील कर दिया जाए। जब वो नाकाम होता है दूसरा प्लेयर आता है, दूसरा नाकाम होता है तीसरा तब्दील किया जाता है, तीसरे के बाद चौथा आता है, चौथे के बाद पांचवा आता है। कहा जाता है कि टीम लड़खड़ा रही है, ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। तो यही हो रहा है आपके साथ सियासत में भी कि टीम बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, डिसाइड नहीं हो रहा कि किसको कहां खिलाना है, कैसे खिलाना है। नदीम कुरैशी साहब, ये शाम को 8 से 11 तक टीवी चैनल्स पे जरूर हो रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के 12.5 करोड़ लोग, देखें मुल्क में महंगाई है, गुर्बत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम एक ऐसी इकोनॉमी है जो स्ट्रगलिंग पोजीशन में है, आज नहीं है, अरसा दराज से। और बिलखुसूस कोविड ने जितना डिस्टर्ब हमारी इकोनॉमी को किया, वो ना आपसे पोशीदा है ना मुझसे पोशीदा है। मैं आपको बड़ी वाज़ेह आपको एक अर्ज कर दूं, मैं समझता हूं कि पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल पाकिस्तान भर के दीगर यूनिट्स की निस्बत ज्यादा बेहतर है, बेहतर हो रही है डे बाई डे। अभी आप इस ईद उल अज़हा पर देखें, आप इससे पहले ये जो बारिश का फेज आया उस पर देखें,
तमाम चीजों को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुद ना सिर्फ लीड किया बल्कि 24 आवर वो ऑनलाइन थे तमाम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त पंजाब में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत क्या है? देखिए मैं आपको कर्ज करूं, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। ये होता रहा, बड़ा सादा सा सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं। 860 गंदम का एक रेट तय हुआ, और उसी पर आटा सेल हो रहा है। देखिए हमें जब तक हम अपनी एग्रीकल्चर को अपनी इकोनॉमी की बेसलाइन नहीं बनाएंगे ये मसाइल आते रहेंगे। मैं अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड जरूर करूंगा, लेकिन मैं माजी में भी बताऊंगा बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ कि डिफरेंट क्रॉप्स के हवाले से चीनी के रेट्स माजी में भी इंक्रीज हुए, गंदम के रेट भी बढ़े, आटे के रेट भी बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट ने 100% इस बार मुझे कई प्रोग्राम्स में ये कहना पड़ा। आप देखिए 43 लाख मैट्रिक टन जो टारगेट था पंजाब गवर्नमेंट का, माजी में कभी इतना बड़ा टारगेट अचीव नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने फ्लोर मिल्स को बिफोर टाइम गंदम का कोटा देना शुरू कर दिया हो। ये सारा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द पंजाब। एक मिनट में यहाँ रोकूंगा आपको। ये जो आदाद शुमार आप कोट कर रहे हैं जरा आवाम को समझाइए, ये 43 लाख मैट्रिक टन की क्या बात है? देखिए यहाँ जो भी यहाँ बजटिंग होती थी, प्लान होता था। नहीं, ये आटे के आउटपुट जो आपने आदाद शुमार दिए हैं 43 लाख मैट्रिक टन का क्या फिगर है सर, ये बताइए। मेरे का सुन ले, आप एक प्रोग्राम इस पर करें कि हमें अपनी वीट को भी अब ओपन मार्केट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इस पे एक हमें नेशनल डिबेट करनी पड़ेगी। ये जो ट्रेडिशनल पॉलिसी बनी हुई है कि गवर्नमेंट परचेज करेगी वीट को, गवर्नमेंट फिर कोटा अलॉट करेगी, इसलिए मिडिल मैन के रोल को तो रेगुलेटर कौन है नदीम कुरैशी साहब? ये किसने करना है? ये मैंने करना है क्या, ये या पब्लिक ने करना है? ये सरकार ने करना है ना सर? सर आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में ही ये जो ट्रेडिशनल परचेज सेल की पॉलिसी है वीट की, इसको रिव्यू किया जा रहा है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं हम वो पॉलिसी देने जा रहे हैं। खोलेंगे तो यकीनन बहुत सा रफू करने के लिए काम निकलेगा, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपके जो इत्तेहादियों का प्रॉब्लम है, काफ लीग के इजलास में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर मुतबादिल के तौर पर कोई वजीर आला आएगा तो वो चौधरी परवेज इलाही होंगे। मुझे बताइए कि चीफ मिनिस्टर को चेंज करने की बात कहां से उठ रही है, ये वेव कहां से आ रही है, क्योंकि इत्तेहादी तो बड़े क्लियर है इस बारे में। 2 साल 24 मंथ्स दिन आप खुद लगा ले, 700 से ज्यादा डेज हैं। हर रोज ये टॉपिक पाकिस्तान के मीडिया ने, मुझे मीडिया का बड़ा एहतराम है, आपने माइंड नहीं करना। ये मीडिया नहीं कह रहा, ये आपके इत्तेहादी कह रहे हैं, ये आपके इत्तेहादी कह रहे हैं। आप होली काओ है, आपको कुछ कहना अपनी जान जोखिम में डालने से किससे कम नहीं है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं पिछले 700 दिन में हर रोज 8 से 12 ये बात होती रही। नदीम कुरैशी साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये काफ लीग के इजलास में बात हुई है जो आपकी बड़ी अहम इत्तेहादी है। देखिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमें चौधरी परवेज इलाही साहब के सियासी कद काठ से कोई इनकार नहीं है, उनकी इंपॉर्टेंस से कोई इनकार नहीं है, उनके तजर्बे से इनकार कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल उनको जो वोट कास्ट हुआ वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का था, वो निजाम की तब्दीली का था। वो लोगों ने जो वोट कास्ट किया यकीनन हमें भी वोट मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, मुस्लिम लीग काफ के दोस्तों ने, चूंकि वो हमारे। देखिए मैं आज भी समझता हूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब के बतौर स्पीकर पंजाब असेंबली आइडियल रिलेशनशिप है चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ, और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। हमें मुस्लिम लीग काफ के दोस्तों की हर उस राय का एहतराम होगा, पे की जाएगी। मुख्तलिफुल ख्याल लोग अपनी अपनी राय जमहूरियत में उसका इजहार करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा वाज़ेह बताना चाहता हूं, आज भी आप किसी एक चीज पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, इरिगेशन पर, किसी चीज पर आप डिबेट कर ले, महंगाई मैं इसे ना छुपूंगा नहीं, लेकिन देखिए आज मुस्लिम लीग काफ के वक्त से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने स्केड्यूल थी उनकी मीटिंग के 4 बजे मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात से चंद मिनट पहले इसको मौखर कर दिया गया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया। इसकी क्या वजह बनी? ये मुलाकात कल हो जाएगी, मैं आपको खुद इसकी रिपोर्ट करूंगा जी। मुलाकात हो गई, आप खुद रिपोर्ट करेंगे, आप खुद देखेंगे। बात चीजें इतनी सडनली होती हैं कि उसके हवाले से कोई भी राय कायम किए जाना, थोड़ा सा मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं कि पंजाब की सियासत में इस वक्त इतना सडन, इतना अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट क्यों है नदीम कुरैशी साहब? कतल नहीं है। मैं आपको, आप पिछले 2 साल के एक टॉक शो को देख लें जहां टारगेटेड किया गया, चूंकि मैं आज भी इस बात का कायल हूं, एक स्पेसिफिक माइंडसेट है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि साउथ पंजाब जैसे
एक बैकवर्ड एरिया का, एक मिडिल क्लास का शख्स पंजाब का चीफ मिनिस्टर हो। आज भी वो माइंडसेट इस बात पर मुतफक्किर है, वो चाहते हैं कि यहाँ सिलेक्टिव लोग, मखसूस फैमिलीज के लोग हक के हुक्मरानी रखते हैं, वही हुक्मरानी करें। मैं आज भी इस बात पे कायल हूं कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी शहबाज शरीफ से किसी सूरत कम नहीं है। सिर्फ वो शख्स अपनी शाइस्तगी से, अपने अंदाज से, अगर वो हैट पहनकर और लॉन्ग शूज पहनकर खड़े पानी में खड़ा नहीं होता या उसकी मौजूदगी में ब्यूरोक्रेसी साहब, अगर आपने पंजाब में सियासत की है तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको शहबाज शरीफ का दौर याद होगा। आपको परवेज इलाही का, जो बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उनके जमाने में बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, वो जमाना तो याद होगा आपको। अगर आप उस गवर्नेंस को आज की गवर्नेंस से कंपेयर करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है आपने पंजाब में सियासत नहीं की, नदीम कुरैशी साहब। मुझे चौधरी परवेज इलाही साहब के पंजाब में किए गए काम सब याद है। मैं खुद साउथ पंजाब का हिस्सा हूं, साउथ पंजाब से मुंतखब रुकन असेंबली हूं। मैं समझता हूं अगर किसी शख्स ने पंजाब में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी 72 ईयर में, तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में चौधरी परवेज इलाही का नाम सर फहरिस्त होगा। लेकिन आप उस्मान बुज़दार साहब का, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आप एजुकेशन पे एक प्रोग्राम कर ले। अब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ एजुकेशन हो। अब चूंकि थोड़े टाइम में हम हर चीज को ना डिबेट में ला सकते हैं, ना उसका इजहार कर सकते हैं। मैं आज भी इस बात का कायल हूं कि अरबों रुपए की सरकारी जमीन अगर वागुजार हुई, उस्मान बुज़दार के दौर में वागुजार हुई। मैं आज भी इस बात का कायल हूं कि हजारों एजुकेशन से वाबस्ता टीचिंग स्टाफ, एकेडमिक स्टाफ, जो 80,000 से ज्यादा लोग पहली बार जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई ऑनलाइन, उस्मान बुज़दार के दौर में हुई। पहली बार पंजाब, साउथ पंजाब के लोगों को अगर उनका बजट एलोकेट किया गया, उसको लीगल कवर दिया गया कि वो सिर्फ साउथ पंजाब में खर्च होगा, उस्मान बुज़दार के दौर में हुआ। पहली बार ब्यूरोक्रेसी से वो डिक्टेटर स्टाइल की एडमिनिस्ट्रेशन को हटाया गया और बड़े महज़ब अंदाज से लोगों को रेस्पेक्ट देकर उनसे पहली बार ब्यूरोक्रेसी के अंदर इतने बड़े पैमाने पर रीशफल भी देखा है तो उस्मान बुज़दार के जमाने में। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। वो इस बात पर, इस मौके पर डटे हुए कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे हैं। तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वाहिद एतमाद थे और उन्हीं पर उनका एतमाद कायम रहेगा। उनका ये यकीन कामिल है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे और साउथ पंजाब के अंदर बड़ा काम हो रहा है। लेकिन इत्तेहादियों की रिजर्वेशन अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि जब हुकूमत बन रही थी तो हुकूमत की फॉर्मुलेशन में कुछ वादे, कुछ दे दिलाओ की पॉलिसी के ऊपर यकीनन इत्तेहादी एनेक्स होते हैं हुकूमत के साथ, और अगर उनकी रिजर्वेशन है उनको एड्रेस नहीं किया जाता, ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होते हैं, तो यकीनन अगर इत्तेहादी अलहदा होते हैं तो चंद सीटों से बनी हुकूमत जो है उसको खतरात जरूर लाहक हो सकते हैं। वो चेंज जो पंजाब से आने की बाज़गश सुनाई दे रही है, वो चेंज भी कोई दूर दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि क्या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एजुकेशनल लॉकडाउन की बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। कोरोना वायरस के बायस दुनिया मुंजमद सी हो गई है। इंसान गोया पिंजरों का कैदी बन गया था, लेकिन वबा के खात्मे के साथ ही दुनिया में लॉकडाउन में नरमी की गई है, ईज ऑफ हो रही हैं चीजें। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अवामी मकामात खोल दिए गए। शॉपिंग मॉल्स, पार्क, दरबार, बाजारों को भी खुली छुट्टी दी गई। अब तमाम सूबों ने वफाकी हुकूमत को शादी हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए खतूत लिख दिए हैं। आज इस मामले पर काबीना इजलास में भी बात हुई। काबीना अरकान ने भी सूबाई हुकूमतों के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी और मामला NCOC को भिजवा दिया है। लेकिन इस वक्त मुल्क के सबसे अहम शोबे को सूबे, वफाकी हुकूमत और फिर NCOC मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। ये शोबा तालीम है। इसी शोबे की बंदिश से करोड़ों तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। तालीमी इदारों ने गुज़श्ता 5 माह के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर तलबा को ज़हनी अजियत में मुब्तला करके रख दिया। ये निज़ाम भी बुरी तरह नाकाम हुआ। दावा किया गया कि तालीमी इदारे बच्चों को रिलीफ देंगे, लेकिन बच्चों और उनके वालिदैन पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल दिया गया। अब यही नहीं है, बल्कि हर मामले में तलबा को ज़हनी अजियत में मुब्तला किया गया। अगर मार्केट्स, पार्क्स और अवामी मकामात SOPs के तहत खोले जा सकते हैं तो फिर तालीमी इदारों को खोलने में पसोपेश से काम क्यों लिया जाता है? ये बड़ा ही बुनियादी सा सवाल है जो पर्दा फिक्र से टकराता है। तालीमी बोर्ड ने करोड़ों तलबा से अरबों रुपए इम्तहानी फीस की मद में ले रखे हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं। क्या तलबा और तालिबात को उनकी फीस वापस दी जाएगी? तलबा का तालीमी हर्ज पूरा करने के लिए हुकूमत वाज़ेह अमल बनाने में नाकाम क्यों है? क्या मामला है? इस पर बात करने के लिए इस वक्त चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन सैयद हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली साहब आपके वक्त के लिए। कुछ स्कूल्स एसोसिएशंस तो ये राय रखती है कि 15 अगस्त से स्कूल्स ओपन कर दिए जाएंगे
कुछ प्राइवेट तंजीमें ये क्लेम कर रही हैं। इस वक्त सिंध में क्या सूरत हाल है, क्योंकि अरसा 6-8 माह से स्कूल्स भी बंद हैं, कॉलेजेस भी बंद हैं, तालीमी सरगर्मियों को ब्रेक लगी हुई है। तो इस वक्त आपकी एसोसिएशन ने क्या फैसला किया है? क्या सिंध में भी स्कूल्स और कॉलेजेस 15 अगस्त को ओपन करने जा रहे हैं आप? जी मैं अर्ज कर देता हूँ। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का ये मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल से है कि वो फौरी तौर पर तालीमी अदारे खोलने के लिए वाज़े और दो टोक पॉलिसी का ऐलान करें, लेकिन हमने कोई ऐसी डेट मुकर्रर नहीं की है कि हम फलां तारीख से तालीमी अदारों को खोलेंगे। हम समझते हैं कि ये बीमारी और वबा है, वालिदैन का मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हुकूमती ऐलान भी ज़रूरी है उसी कदर। हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत वाज़े और दो टोक पॉलिसी का ऐलान करे। हैदर अली साहब, ये मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से यानी वफाकी हुकूमत से कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है वो पंजाब के अंदर भी मौजूद है। पंजाब हुकूमत तो SOPs तैयार कर चुकी है स्कूल्स ओपन करने के हवाले से, कुछ तजावीज़ भी ज़ेरे गौर हैं। सिंध हुकूमत ने क्या SOPs तैयार किए हैं? क्या आपको ऑन बोर्ड लिया है? आपके साथ मुशावरत हुई है? जी बिल्कुल, हमारे साथ मुशावरत हुई है। सूबा सिंध में एजुकेशन की एक स्टीयरिंग कमेटी है जिसकी सरबराही जो वजीर तालीम सिंध करते हैं, उसकी एक सब कमेटी हमारे मेंबरान पर मुश्तमिल बनी थी, जिसने पोस्ट कोविड-19 जो है स्कूलों के लिए, पेरेंट्स के लिए, असातिज़ा के लिए, बच्चों के लिए SOPs तैयार कर दिए हैं और वो हुकूमत को हमने जमा भी करा दिए हैं। तो इस सिलसिले में हम और हुकूमत सिंध जो है वो एक पेज पर हैं कि हम SOPs तमाम तैयार कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि वजीर तालीम सिंध हमेशा हमें ये रद्द अमल देते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत और आप सेम पेज पर है, तो फिर देर कहां पर है आपकी? क्योंकि ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंस इस पे खुद मुख्तार है, डिसीजन ले सकता है। सिंध हुकूमत क्या वफाक का इंतजार कर रही है? यही सवाल हमने अपने वजीर तालीम सिंध सईद गनी से किया था कि तालीम सूबाई मामला है तो सूबाई खुद मुख्तारी के हिसाब से इन मामलात को सूबे में तय होना चाहिए। लेकिन वजीर तालीम ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स का हवाला देते हुए कहा कि कोविड-19 के लिए सुप्रीम कोर्ट की ये हिदायत हैं कि सूबे वफाक की पॉलिसी को फॉलो करेंगे। नहीं हैदर अली साहब, इस हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद क्लियर है कि सूबे क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तार है तो वो अपने हालात व वाक़ियात के मुताबिक फैसले खुद कर सकते हैं। इसमें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है। नहीं, हमें वजीर तालीम सिंध ने इस तरह का कोई तासुर नहीं दिया कि वो फैसला करने में खुद मुख्तार हैं। उन्होंने हमसे कहा कि नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन चीज़ों को देख रहा है और बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में जो है वो हम मामलात को ले जा सकते हैं सिर्फ। तो हमारे वजीर तालीम सिंध से जितनी भी बात हुई है उन्होंने एहतियात के साथ ये बात कही है कि वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस में हम बात ले जाएंगे। ठीक है, यानी ये बात तय है कि अगर पंजाब के अंदर स्कूल्स, कॉलेजेस और तालीमी इदारे खुलते हैं तो फिर सिंध के अंदर ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे और इस हवाले से एक नेशनल कंसेंसस होगा जिसके बाद तमाम सूबों के अंदर एप्लीकेबिलिटी होगी उसकी। मुझे ये बताइए, वो प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस हों या फिर सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस हों, अगर हर्ज हो रहा है तो स्टूडेंट्स का हो रहा है, वालिदैन का हो रहा है, और उन्हें बहुत बड़ा शिकवा प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस से ये भी है कि फीसें तो भरपूर तरीके से ली जा रही हैं, टाइमली ली जा रही हैं, और टीचर्स को भी शिकवा है कि उन्हें उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? प्राइवेट स्कूल्स भी इस्तेसाल कर रहे हैं, टीचर्स का भी, स्टूडेंट्स का भी? मैं इसमें आपसे 2-3 बातें अर्ज कर देता हूँ। प्राइवेट स्कूल्स जो शहरी इलाकों में हैं उन्होंने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला जो है वो कायम कर सकें। अब इस सिलसिले में जो दुश्वारियाँ हैं या उसकी अफादियत कम है वो एक अलग बहस है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहूँगा कि वालिदैन फीसें जो हैं वो 5 से 10% सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में जमा हो रही हैं। उसके लिए तो हम आपसे और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि वालिदैन को मोटिवेट किया जाए कि वो बराए करम बच्चों की फीस जो है वो स्कूल्स में जमा कराएंगे। यही तो मैं कह रहा हूं ना, यानी आपकी तरफ से तो मुकम्मल फीसों का मुतालबा किया जा रहा है, यानी ऑन कैंपस एजुकेशन हो या ना हो, फेस टू फेस लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो या ना हो, ऑनलाइन एजुकेशन जो एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर बनी हुई है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस तो तकाजा यही कर रहे हैं कि फीसें आप वक्त पर अदा कर दें और पूरी फीस अदा करें, वहां पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है
दोनों बातें मैं आपसे गुजारिश कर देता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन इतना बड़ा दरबेसर है और ये कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं है, और इसमें बच्चों के 15 से 20% बच्चे जो है इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं या वो ऑनलाइन एजुकेशन में आ रहे हैं। इसके अलावा सिंध में एक कोविड-19 के हवाले से ऑर्डिनेंस मंजूर किया है सिंध काबीना ने कि हम असातिज़ा को, इंतजामी अमले को पूरी तनख्वाहें देने के कोविड-19 के दौरान पाबंद हैं। तो हम मुकम्मल फीस का मुतालबा सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि न तो हमारी इमारतों के किराए कम हुए, न हमें ये रिलीफ मिला कि हम अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों को कट कर सकें, और ना ही गवर्नमेंट ने कोरोना के रिलीफ पैकेज में प्राइवेट स्कूल्स को शामिल किया। हैदर अली साहब, जब आप फीस लेते हैं तो उस प्रोफार्मा के अंदर मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर फी चार्ज की जाती है। आप ट्यूशन फी लेते हैं, आप लैब फी चार्जेस लेते हैं, आप एयर कंडीशनर्स की फी लेते हैं, ये दीगर एक्सपेंसेस होते हैं। वो एक्सपेंसेस जो नहीं हो रहे हैं उनको तो माइनस किया जा सकता है ना, वहां पर तो फैसिलिटेट किया जा सकता है स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी, तो वहां क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, लैब फीस की बात हो या स्पोर्ट्स फीस की बात हो या इस तरह के 2-3 जो छोटे छोटे हेड्स हैं वो वन टाइम इन अ ईयर होते हैं। हम सारा साल उनकी कोई फीस चार्ज नहीं करते, बल्कि बच्चों को सारा साल जो है वो तमाम ज़रूरी सहूलियात देते हैं जो उनको चाहिए होती हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे अखराजात जो है उनका 80% जो है वो असातिज़ा की तनख्वाहों में और इमारतों के किराए में निकल जाता है। लिहाजा हमें बहुत कम 5 से 10% यूटिलिटी बिल्स में जो है वो सिर्फ कमी हो रही है। इसके अलावा हमारी लायबिलिटीज जो हैं या हमारे जो वाजिबात हैं हमारे ऊपर, वो किसी तौर भी ज्यादा कम नहीं हो रही हैं। बहुत शुक्रिया हैदर अली साहब आपके वक्त के लिए। चेयरमैन ऑल सिंध स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब हर सुबह ट्रेन की जद में आकर शहरी की हलाकत की खबर जरूर पढ़ने को मिलती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हर सुबह तकरीबन जो है अब अखबार के अंदर ये पढ़ते हैं कि ट्रेन की जद में आकर किसी ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी के बेशतर वाकयात ट्रेन की पटरी पर ही रूनुमा होते हैं। हर हादसे का जिम्मेदार ट्रेन का ड्राइवर करार पाता है, लेकिन शाह हुसैन एक्सप्रेस के ड्राइवर असद नईम ने एक बुजुर्ग खातून की जान बचाकर एक नई तारीख रकम कर दी है। रेलवे मुल्तान का ये सीनियर तरीन ड्राइवर लाहौर से कराची के लिए रवाना हुआ। शाह हुसैन एक्सप्रेस तरंडा मोहम्मद पनाह के करीब पहुंची तो असद नईम को ट्रेन की पटड़ी पर इंसानी ह्यूला गर्दिश करता हुआ दिखाई दिया। हाजिर दिमाग ड्राइवर ने फौरी तौर पर अंदाजा लगाया कि कोई जान से बेजार शख्स रेलवे की पटड़ी पर खड़ा है। उसने फौरी तौर पर इमरजेंसी ब्रेक लगाई, नीचे उतरकर देखा तो ट्रेन से चंद फीट दूर एक खातून रेलवे ट्रैक पर बैठी हुई थी। असद नईम की हाजिर दिमागी ने न सिर्फ एक फर्द की जान बचा ली, बल्कि ट्रेन ड्राइवर्स के हवाले से होने वाले प्रोपेगेंडे का जवाब भी दिया है। उसने साबित किया है कि पाकिस्तान के हर शोबे में हीरोज मौजूद हैं, वो हीरोज जो इस मुल्क का असासा है, जो अहले वतन के माथे का झूमर है। उसका ये इकदाम इस बात को भी वाज़ेह करता है और इस बात का भी सबूत है कि अगर पाकिस्तान का हर फर्ज हिस्से का काम ऐसे तरीके से कर ले तो पूरी कौम का हीरो बन जाता है और पूरी कौम को ऐसे हीरोज़ के ऊपर यकीनन फ़ख्र है। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। या एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद तज़किरा करेंगे कि वतन की खातिर जान देने वाले हीरोज़ कितने कीमती असासा होते हैं किसी भी मुल्क के लिए। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आज का दिन कौम के बहादुर सपूतों पुलिस के जवानों के नाम, उन जवानों के नाम जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ तारीख की सबसे खतरनाक जंग लड़ी है, जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क में अमनो अमान के क़याम के लिए अंदरूनी दुश्मनों का कला कमा किया है, बल्कि दिखाई ना देने वाले बैरूनी अनासिर की सरकूबी भी की है। कौम के इन बहादुर बेटों ने शहरों की हिफाजत के लिए नाकों पर खड़े होकर दुश्मन की गोलियों का सामना किया, अपने सीधे आगे किए, अपनी जानों की कुर्बानी देकर शहरों को महफूज बनाया। ना सिर्फ शहर महफूज बनाए बल्कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया है। देश के ये फर्जंद तपती दोपहर में, सर्द शामों में, बरसते बादलों में अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। इन जवानों ने बगैर किसी लालच के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। ये वो जवान हैं जिनके कान सराहे जाने को तरसते हैं, एप्रिसिएशन को तरसते हैं, लेकिन इन्हीं जवानों की बदौलत आज हम शहरों, कस्बों और देहातों में चैन की नींद सोते हैं। कोरोना वबा के पाकिस्तान में फैलने के बाद से पुलिस को गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कम वसाइल और कम तरबियत याफ्ता होने के बावजूद उन्होंने सेहत-ए-आमा को यकीनी बनाने के लिए जो पाबंदियां लगाई गई थी उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, जैसे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल पैरा कराने के लिए जद्दोजहद की है।
करंतना मराकज हो या फिर कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर लॉकडाउन किए गए इलाके हों, हर वो जगह जहां खतरा था वहां पुलिस के जवान मौजूद रहे। ऐसे हालात में कि जब सबको घर बैठने की तंबीह की जा रही थी, पुलिस एहलकारों को घर बैठने की इजाजत नहीं मिली। वो खुलूस दफ्तर जा रहे थे, उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही थी और कोई एहलकार ये नहीं कह सकता कि वो ड्यूटी पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर पुलिस नहीं होगी तो काम कैसे होगा। पुलिस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ड्यूटी के साथ साथ जज्बा इसार का भी मुजाहिरा किया। कोरोना वबा से लड़ते हुए तकरीबन 2580 पुलिस एहलकार इससे मुतासर हुए और इनमें से 17 पुलिस मुलाजमीन को शहादत नसीब हुई। इस वक्त 1064 पुलिस वाले जेर इलाज हैं, जबकि 960 सेहतयाब हो चुके हैं, वो रिकवर कर चुके हैं। अब यह सवाल पैदा होता है कि कोरोना वबा के दौरान अपनी जान की बाजी हार जाने वाले पुलिस जवानों को हुकूमत शहीद का दर्जा तो दे रही है, लेकिन क्या उन्हें शहदा पैकेज भी दिया जाएगा? क्या उन्हें इस तरह सराहा जाएगा जैसे वो सराहे जाने के हकदार हैं? क्या हुकूमत ने इन फ्रंट लाइनर्स के लिए भी कोई मंसूबा शुरू किया है? क्या हुकूमत महज ऐलानात के जरिए नौजवानों को खुश करेगी? यकीनन आज पुलिस एहलकार जहां कोरोना वबा के दौरान भरपूर काम करने पर मुबारकबाद के वही हुकूमत की जानिब से बेहतरीन पैकेज उनका हक है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई और दुनीम उनकी ठोकर से सहरा उतरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।